आह! इसकी सांसें बुरी तरह अटकी हुई थी, कदम लड़खड़ा रहे थे, दुपट्टा बार-बार कंधों से फिसल रहा था और आँखों के सामने सिर्फ वही चेहरा घूम रहे थे, वो गंदे कहकहे, वो बेहया नज़रें, वो आवाज़ें, धमकियाँ। आह! लड़की रुक जा! पीछे से आवाज़ आई लेकिन इसने पलट कर भी ना देखा। बस और तेज़ दौड़ पड़ी कि अचानक रोड क्रॉस करते साइड पे खड़ी एक गाड़ी से टकरा गई, जबकि फ़ोन कान से लगाए दिलावर ने झुंझुलाकर गाड़ी का शीशा नीचे किया था। आंखें हैं, तुम्हारी नजर नहीं आता गाड़ी खड़ी? जुमला अधूरा रह गया था क्योंकि सामने खड़ी लड़की का चेहरा सर्द, होंठ कांप और आंखों में वहशत सी थी। जबकि उरूज ने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर डर का दरवाजा खोला और फौरन गाड़ी में घुसती लरसते हाथों से दिलावर का बाजू पकड़ गई। वो मुझे बचा ले प्लीज। आवाज टूट रही थी। पिछली सीट पर बैठे इसके माँ बाप एकदम चौंक गए। क्या हुआ बेटा? अहमद साहब ने फौरन पूछा जबकि दिलावर गुस्से से अरूज की तरफ देखा। पागल हो गई हो? उतरो यहाँ से। किस बदतमीजी से। बेटा जल्दी गाड़ी चला लो, लगता है बच्ची किसी मुसीबत में है। आहत कुछ दूर आदमियों को भागते देखकर फिक्रमंदी से बोले, डैड ये हमारा मसला नहीं, आजकल डकैतियां ऐसी भी हो रही हैं। दिलावर ने दांत भेजते जबकि इन आदमियों को बेहद करीब आते देखकर अरूज का रंग बिल्कुल उड़ गया। इसने साथ वाली सीट पे बैठे दिलावर की कोट को मुट्ठी में जकड़ लिया। जिस्म कांप रहा था और दिलावर का जबड़ा सख्त हो गया। अल्लाह के वास्ते बचा ले। वो करलाई तो दिलावर ने अरूज का चेहरा थामते एक झटके से इसे अपने लॉन्ग कोट में सीने छुपा लिया ताकि वो गुंडे से ना देख सके। साथ ही शीशा ऊपर करते गाड़ी स्टार्ट करने लगा जबकि उरूज की सांस इसके सीने में अटक गई। सर नीचे रखो। दिलावर की आवाज भारी मगर धीमी थी। वो इसके सीने में छुपी कांपती हुई सांस रोक गई जबकि वो आदमी गाड़ी के करीब आते ही शीशा बजाने लगे थे। ये लड़की कौन है? एक बदतमीजी से बोला तो दिलावर ने सर्द निगाह उठाते शीशा नीचे किया। मेरी बीवी है, इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, तबीयत खराब है। वो एक हाथ से उरूज को और मजबूती से खुद में छुपाता है। अगर वो तेजी से गाड़ी भगा ले जाते तो यकीनन इन गुंडों को शक हो जाता और वो गाड़ी का पीछा करते। इसलिए दिलावर अपनी फैमिली को भी महफूज रखना चाहता था जबकि उरूज इसके दिल की धड़कन सुनती अपनी धड़कन रुकती पा रही थी। पूरे बदन में इसकी सांसों की गर्मी महसूस हुई थी। अच्छा यहाँ से एक लड़की भागी थी, दिख रही है? एक आदमी छुपकर देखने की कोशिश करता है। दिलावर फौरन कोट को और बंद कर लेता है। हाँ, रोड क्रॉस करके अभी गई है, ब्लू ड्रेस था ना? इसने पूरे कॉन्फिडेंस से झूठ बोला और गुंडे एक दूसरे को देखते शक और झुंझलाहट लिए पीछे हट जाते हैं और इसी समेत भागते हैं जबकि दिलावर मौका फायदा उठाता गाड़ी चलाने लगा। उरूज अब भी इसके सीने से लगी हुई थी, सांस तेज, आंखें बंद और हाथ अब भी इसके कोट में जकड़े हुए। दिलावर चंद लम्हे इसे देखता फिर नजरें सामने जमाता सदभेरी से बोला, पीछे हट जाओ, तुम अब सेव हो। फरोज फौरी अपनी सिचुएशन समझकर पीछे हो गई। पिछली सीट पर दिलावर की माँ फातिमा की आंखों में जलन थी और आहत के चेहरे पर अजीब सी तसल्ली और मुस्कुराहट रहेंगी। थ- थैंक्स, वो धीरे से बोली। आवाज बमुश्किल निकल रही थी मगर दिलावर लब खिंच खामोश रहा। लाउंज पे एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी, ऐसी खामोशी जिसमें इस मासूम लड़की की सिसकियों की आवाज बहुत ऊंची लग रही थी। फुरूज सोफे पर बैठी घुटनों से सर टिकाए, हाथों की उंगलियां आपस में उलझाए और आंखें एक ही नुक्ते पर जमाए मुसलसल रो रही थी। इसका पूरा वजूद दर्द से भरा हुआ था। ये लो पानी पियो। आहत ने फातिमा से पानी लेकर इसे दिया तो वो सर नफी में हिला गई। आहत ने भी फोर्स करना मुनासिब नहीं समझा। वो दिलावर और फातिमा की लाख मना करके बावजूद इसे अपने साथ घर ले आए थे। इनको हमेशा से बेटी का बहुत शौक रहा था लेकिन अल्लाह पाक ने इनको बेटी जैसी नेमत से नहीं नवाजा था। यही वजह था कि वो अक्सर बच्चियों को बेटी की नज़र से देखते, इनको खुसूसी प्यार देते थे। उरूज को भी मुश्किल में देखकर वो एक बाप की तरह इस पे मेहरबान हुए। बच्चे, अब तो महफूज हो, ये हमारा घर है, यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। मैं एक वकील हूँ, तुम्हारी मदद कर सकूँ तो अच्छा लगेगा। उन्होंने आहिस्ता से कुर्सी आके खिसकाते नरम लहजे में कहा तो उरूज ने चौंक कर सर उठाया। आंखों में एक लम्हे को खौफ चमका जैसे कोई जख्म दोबारा कुरेद दिया गया हो। जबकि एक तरफ खड़ा दिलावर और सोफे पर बैठी फातिमा सब देखते थोड़े खौफ का शिकार थे। वो मेरे अब्बू और अम्मी। इसकी आवाज कांप गई, इसने पलकें झपकी मगर आंसू फिर भी बह निकले। वो दोनों मेरे साथ रहते थे, हम बहुत बहुत खुश थे। वो सिसकी सबके चेहरे पर फौरन संजीदगी छा गई।
मेरे अब्बू की ज़मीन काफ़ी थी और मेरे चाचा वो अब्बू के सौतेले भाई थे। शुरू से ही इनकी नज़र हमारी ज़मीन पर थी। इसकी आवाज़ अब मुसलसल लरज़ रही थी। परसों रात जब अब्बू दुकान से वापस आए तो चचा अपने बेटे को साथ लेकर हमारे घर आया और इसका सांस रुकने लगा। आंखों के सामने जैसे वो मंजर दोबारा जिंदा हो गया हो। उन्होंने उन्होंने दोनों को मेरी आंखों के सामने मार दिया। वो बहुत बेदर्दी से, सिर्फ इसलिए कि मैं अकेली रह जाऊं और जायदाद पर कब्जा हो जाए। वो मुझे भी मार देते अगर अगर जायदाद मेरे नाम ना होती। कमरे में जैसे खुराक आ गई। आहत का चेहरा सख्त हो गया, आंखों में गुस्सा और दुख एक साथ चमका। दयावर और फातिमा को भी थोड़ा अफसोस महसूस हुआ। फिर उन्होंने कहा कि अब मेरी शादी अपने बेटे से करेंगे। वो नशा करता है, मुझे देखता था तो गंदी नजर से। वो बहुत बुरा इंसान था। मैंने बहुत रोका, बहुत रोई, लेकिन उन्होंने मेरी माँ बाप को दफना कर लोगों के सामने मुझे बदकिरदार शो करवाया और 3 दिन तक मुझे भूखा प्यासा कमरे में रखा ताकि मैं शादी के लिए मान जाऊं। यहाँ वो बेचारी टूट सी गई, इसका पूरा जिस्म हिचकोले खाने लगा। मैं मैं इसलिए आज मौका पाते ही भाग गई। मुझे नहीं पता था कहाँ जाने, बस वहां से निकलना था। वो सर झुकाती हिचकियां भर रही थी और नरम दिल से आहत की आंखें नम हो चुकी थी। वो आहिस्ता से खड़े होते उरूज के सामने आकर बैठे और बगैर कुछ कहे इसे अपने सीने से लगा लिया, बिल्कुल एक बाप की तरह। उरूज पहले लम्हे चौंकी, फिर जैसे टूट कर इनसे लपट गई। वो मजीद रोने लगी। बेटा बस, बिल्कुल बस। वो उसके सर पर हाथ फेरते रहे। अब तुम अकेली नहीं हो, अब तुम्हारा बाप जिंदा है। मैं आज से तुम्हें अपनी बेटी कहता हूँ। फिरोज की सिसकियां और तेज हो गई। दिलावर और फातिमा बस चुपचाप इनको देखते रहे। कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता, कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। वादा करता हूँ तुम्हें इंसाफ मिलेगा और वो सब सलाखों के पीछे होगी। वो हौसला देते हैं जिसके ताई दिलावर ने भी इसके दिल में पहली बार इस लड़के के लिए तरस उतरा था। अब तुम महफूज हो, डोंट वरी, डैड तुम्हारा केस बहुत अच्छे से लड़ेंगे। इसने आहिस्ता से हौसला दिया और उरोज ने सुर्ख आंखें वो भीगा चेहरा लिए इन दोनों की तरफ देखा जो कई रिश्ता ना भी होते हुए भी इस पे तरस खाते से तहफ्फुज दे रहे थे। जबकि पास बैठी फातिमा का चेहरा सख्त हो गया। आंखों में एक लम्हे को जलन चमकी, लेकिन वो खामोश रही। हाँ माय स्वीट हार्ट, इतने दिन बाद चक्कर लगाया। फातिमा ने नरम अंदाज में अपनी बहन को देखकर कहा, जो सोफे के एक कोने में बैठी उरूज को देख आई थी और तजस्सुस का शिकार हुई। बस बिजी शेड्यूल रहा। वो इनके साथ दूसरे सोफे पर बैठी। बाय द वे, ये कौन है? लहजा सीधा मगर तंज से भरपूर था। और किस हैसियत से यहाँ बैठी है? उरूज का रंग सफेद पड़ा और एकदम और सिमट गई, जैसे वो खुद को गायब करना चाहती हो। बस यूं ही आ गई है। फातिमा ने हल्की सी तंज हंसी दी तो खाला ने चौंक कर दोबारा उरूज को देखा। यूं ही? ये कोई सराय है जो तुम लोग राह चलते लड़कियां उठाकर ले आते हो? इनकी आवाज में शक था। उरूज के होंठ कांपने लगे तो आंखों में पानी भर आया। यू नो, तुम लोगों पे केस हो सकता है अगर इस लड़की का बैकग्राउंड कोई खतरनाक निकला तो। वो आंख लगने लगी। यू आर राइट, बट क्या कर सकते हैं? यू नो, अहद को जानती हो तुम। इन जैसा दरिया दिल आदमी कहाँ कोई हो सकता है। यूं नहीं, समझ लो कोई अनजान मेहमान है। फातिमा ने इनको तसल्ली दी। मैं वो कुछ कहना चाहती थी मगर आवाज साथ ना दे सकी। उम्र क्या होगी इसकी? खाला ने इसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर होठ चुकेड़ी। जमाना बड़ा खराब है बहन, पता नहीं कहाँ से आई है, किस नियत से भागी हो घर से। वो फिर शक का बीज बोने लगी। आजकल की लड़कियां बड़ी चालाक होती हैं, मासूम बनता तो कोई इनका हुनर है। फिरोज का सांस रुकने लगा, वो नजर झुकाकर रोने लगी। इसी वक्त इनकी आखिरी बात सुनते आहत को ठीक करते अंदर आए। क्या बात हुई है? उन्होंने जैसे सूरत हाल भाप ली हो। बस यही पूछ रही थी कि ये लड़की कौन है और किस रिश्ते से यहाँ रह रही है। वो मुंह बनाकर बोली तो आहत ने उरूज की तरफ देखा, जो मासूम सी खामोशी डरी हुई एक कोने में बैठी थी। एक लम्हे को इनका दिल दुखा। मेहमान है, उन्होंने मुख्तसर जवाब दिया तो खाला ने आबरू उठाए। बस भाई साहब, मैं भी आपके साली आधी घरवाली हूँ, झूठ मत बोलिए। आपका बेटा जवान पड़ा है, कहीं इसने तो कोई गुल नहीं खिलाया? वो मायने खीजे से अंदाज में छेड़ने लगी और अहमद समेत फातिमा को बेहद बुरा लगा। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो अगर कोई रिश्ता नहीं फिर लोग क्या कहेंगे कि एक जवान लड़की बगैर किसी रिश्ते के घर पे घुस आई हुई? मुझे तो ये बच्ची अभी बालिग भी नहीं लग रही। शायद या कोई मसला खड़ा होगा भाई साहब। वो सर झड़क कर बोली। मैं भी यही कह रही थी इनको, निकाले इसे।
फातिमा ने भी तायद में सर हिलाए तो उरूज ने घबरा कर सर उठाया। "मु- मुझे मत निकालिएगा।" इसकी आंखों में खौफ देखकर आहत का दिल नरम हुआ। वो कुर्सी पर बैठते जैसे किसी गहरी सोच में डूब गए हों। ये बात सच थी कि ये घर भी उरूज के इतना कोई खास महफूज नहीं था जब तक वो बगैर किसी रिश्ते के यहाँ रह रही थी। वो जानते थे कि इनका बेटा है, बेशक बहुत डिसेंट और अच्छा इंसान है, लेकिन उरूज की चढ़ती हुई जवानी, उसका वारिस होना आहत के लिए खतरे का साइन था। जबकि उरूज की कहानी सुनकर और इसे अपनी बेटी बनाकर वो किसी सूरत उरूज को लावारिस नहीं छोड़ सकते थे। वो फैसला ले चुके थे कि उरूज का केस जीत कर ही रहेंगे। लिहाजा उन्होंने एक बार फातिमा की तरफ देखा, फिर खाला की तरफ, और आखिर पर उरूज की तरफ, और दिल ही दिल में फैसला उभरने लगा। ऐसा फैसला जो उरूज को तहफ़्फ़ुज़ देगा, चाहे कुछ ही अरसे का मुआहदा ही की सूरत ही तो हो। यस, कम इन। वो अपने कमरे में बैंक फाइल देख रहा था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो सर उठाए बगैर इजाज़त दी। कुछ लम्हे बाद आहत और फातिमा अंदर आए। चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी थी। बेटा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने नरमी से कहा तो दिलावर ने लैपटॉप बंद किया और सीधा होकर बैठ गया। यस श्योर डैड। मुस्कुराए तो फातिमा इसके साथ बैठ पर, जबकि आहत कुर्सी खींच कर बैठ गए। कुछ लम्हे खामोश रहे जैसे अल्फाज ढूंढ रहे हो। मैं तुम दोनों से ये बात करना चाहता हूँ कि उरूज, उन्होंने आयशा से बात का आगाज किया, इस बच्ची का यहाँ बगैर किसी रिश्ते के रहना ठीक नहीं। दिलावर के माथे पर बल पड़ गया। तो फिर दोनों माँ बेटा उरूज के नाम पे अपसेट हो गए। मैं चाहता हूँ तुम इससे निकाह कर लो। उन्होंने गहरी सांस लेते कहा तो एक लम्हे को जैसे कमरा सुन हो गया हो। क्या? फातिमा तकरीबन उछल पड़ी। डैडी क्या कह रहे हैं आप? वो बच्ची है, उम्र में भी मुझसे 12-13 साल छोटी है, और कद में भी, और मैं इसे जानता भी नहीं। वो सर थामकर हैरानी और परेशानी से बोला, ये मजाक है ना? फातिमा तेज लहजे में बोली, नो, आई एम सीरियस। इस बच्चे का महफूज रहना जरूरी है, और इसके लिए इधर इसका कोई महरम होना लाजमी है। माई फिट, आप एक आवारा लड़की के लिए अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करेंगे? वो चीखी। आवारा नहीं, वो बच्ची यतीम और मजलूम है, और अब मेरी जिम्मेदारी है। मैंने इसे बेटी बनाया है। आहद ने संजीदगी से इनकी तरफ देखा। जिम्मेदारी? बेटी? ओ माय गुडनेस। इसके सगे चचा ने इसको कुछ नहीं समझा तो ये अब हमारा मसला नहीं है। वो गुस्से से खड़ी हो गई। डैड प्लीज, ये ज्यादती है। मैं बैंक में मैनेजर हूँ, मेरी अपनी जिंदगी है। मैं किसी मजबूरी की शादी नहीं, ये शादी नहीं, तहफ्फुज़ है। आहद की आवाज पहली बार बुलंद हुई तो कमरे में खामोशी छा गई। बेटा, मैंने इस बच्चे की आंखों में वो खौफ देखा है जो किसी बेटी को नहीं होना चाहिए। वो मेरे पाँव पकड़कर रोएगी है। खुदा और रसूल का वास्ता दिया है, और मैंने भी इसे बेटी बना लिया है। लाज भी नहीं, खून के रिश्ते अहम हो, कभी कभार रिश्ते एहसास के भी बन जाते हैं। और मैं तैयार कर चुका हूँ कि जब तक गुरूज को आज़ाद नहीं करवा देता, चैन से नहीं बैठूंगा। मैं एक वकील हूँ, इसका केस खुद लड़ूंगा। इसके कातिल चचा और जालिम बेटे के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, लेकिन तब तक इसे एक नाम चाहिए, एक छत तले एक रिश्ता, ताकि इसका हमसे भी डर खत्म हो। अपनों की सताई भी इधर सुकून से सांस तक नहीं ले पा रही। कम अज कम ये निकाह इसे इज्जत के मामले में तहफ़्फ़ुज़ देगा। उन्होंने आंखों में आंसू लिए दिलावर को समझाने की कोशिश की। तुम इकलौते हो, तुमसे ही उम्मीद है। प्लीज बेटा, मैं बहुत मान के साथ आया हूँ। आहत की बेदर समाजत पे दिलावर का गुस्सा जैसे रुका और वो नजरें चुरा गया। तुम जज्बाती हो रहे हो आहत। हमारी इज्जत का क्या होगा? लोग क्या कहेंगे कि इनका लड़का भाग कर लाया है, कल को यही लड़की मसला बनेगी। फातिमा तड़प कर बोली, तुम चुप रहो फातिमा, मैं अपने बेटे से मुखातिब हूँ, और मुझे अच्छे से पता है कि कौन सी चीज़ मसला बन सकती है। उरूज का बिना किसी रिश्ते के हमारे घर रहना बहुत बड़ा मसला खड़ा कर सकता है अदालत में। आहत ने फातिमा पर सख्त निगाह डालते फिर नरम होकर दिलावर की तरफ देखा। बेटा, आई नो ये तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, बट आई प्रॉमिस ये वक्त ही है। जैसे ही हम केस जीतेंगे, हालात ठीक होंगे, तुम इसे तलाक देकर अपनी पसंद से शादी कर सकते हो। मैं तुम पर बोझ नहीं डाल रहा, बस एक जान बचा रहा हूँ। बाद में उरूज का भी किसी अच्छी जगह रिश्ता कर दूंगा। इनकी तसल्ली पर दिलावर के हाथ मुट्ठी बन गए। वो अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहा था। उरूज का कांपता चेहरा, इसके आंसू, इसकी फरियाद सब जहन में घूम गया। अगर मैं आपकी बात ना मान सकूं तो, वो धीरे से बोला, तो मैं एक बेबस बाप होते हुए एक बेटी को दुश्मनों के हवाले कर दूंगा, और सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। आहत की आवाज टूट गई, और ये जुमला दिलावर के दिल पर वार कर गया। वो आंखें बंद करके गहरे सांस लेता है।
آپ جانتے ہیں نا میں یہ شادی نہیں چاہتا اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ایک اچھے انسان ہو۔ احد نے سر ہلایا۔ میری سچائی کا فائدہ مت اٹھائیے گا، میں آپ کے کہنے پہ آج ضرور سے نکاح کر رہا ہوں، لیکن جب میں اسے کیس جیتتے ہی ڈیورس دینا چاہوں تب آپ کچھ نہیں بولیں گے۔ اس کی آواز بھاری ہوئی جبکہ فاطمہ کی سانس رک گئی۔ دلاور وہ اعتراض کرنے لگی کہ وہ انہیں ہاتھ سے خاموش کروا گیا۔ میں یہ نکاح صرف کچھ عرصے کے لیے اپنے ڈیڈ اور انسانیت کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ ڈونٹ وری مام۔ اس کے ہاں پہ آہت خوشی سے اٹھ کر اس کے گلے لگ گئے۔ اللہ پاک تمہیں جزا دے بیٹا۔ وہ دعا دے گئی جبکہ فاطمہ غصے سے پلٹ کر باہر نکل گئی۔ دیکھو بیٹی، انہوں نے دلاور کے بعد اب عروج کے پاس آ کر اسے بتانا شروع کیا۔ میں تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، ڈرنا مت اور امید ہے تو میری بات مانو گی۔ عروج نے فوراً سر ہلایا، آنکھیں نم، ہاتھ کانپتے ہوئے تھے، آپس میں جڑے تھے۔ آپ جو کہیں گے میں مانوں گی، بس مجھے بچا لے۔ اس کی آواز بھری ہوئی تھی۔ تمہارے چچا کو اب یقیناً پتہ چل گیا ہوگا کہ تم ہمارے پاس ہو۔ کیس فائل ہو گیا ہے، ہمارا گھر محفوظ ہے، یہاں وہ نہیں آ سکتے، لیکن بیٹی عدالت آنا جانا ہوگا، وکیلوں کی دفتر جانا ہوگا، کورٹ میں تمہارے کردار کو لے کر بہت سے سوال ہوں گے، اس لیے ہر جگہ تم اکیلی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اسے کہا تو عروج کا چہرہ اور زرد ہو گیا۔ اس کے لیے تم ایک محافظ محرم چاہیے، ایک نام اور ایک رشتہ جس کے سائے میں تم بے خوف کھڑی ہو سکو، کم از کم تمہارے کردار میں بات نہ آئے۔ عروج نے الجھ کر نہیں دیکھا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم نکاح کر لو، انہوں نے لمحہ بھر رک کر کہا تھا۔ دلاور سے کچھ عرصے کو نکاح کرو، پھر کیس جیتے ہی رضامندی سے الگ ہو جانا، تو وہ کاغذی طور پر 18 سال کی بالغ ہو، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ ان کا منصوبہ سن کر عروج کی سانس جیسے رک گئی۔ نکاح؟ وہ ہولے سے بولی تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ یس، یہ تمہارا تحفظ ہے اور وقتی کیس کے ختم ہونے تک جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو سب کچھ تم دونوں بچوں کی مرضی سے ہوگا۔ وہ کندھے اچکا گئے جبکہ عروج کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اچانک ان کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی۔ آپ فرشتے ہیں جنہوں نے بنا میرے کہے میرا خوف ختم کر دیا۔ مجھے کسی نے کبھی ایسے نہیں سوچا۔ اسے سکنے لگی۔ اللہ آپ کو جزا دے، میں آپ کی احسان مند رہوں گی زندگی بھر۔ انہوں نے گھبرا کر اسے بازو سے تھاما۔ نہیں بیٹی، یہ احسان نہیں، تمہیں بیٹی کہا ہی نہیں، مانا بھی ہے۔ جانتے ہو کہ ایک جوان بچے کا کسی کے گھر رہنا، وہ بھی جہاں ایک جوان لڑکا ہو، بہت معیوب اور مشکل سے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں تم فی الحال ریلیکس ہو، جسٹ نکاح ہے، اوکے؟ وہ تسلی دے گئے اور عروج نے روتے پھر ان کا ہاتھ چوم لیا۔ آپ بالکل میرے بابا جیسے ہیں۔ ان کی آنکھیں بھر آئیں اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اور تم میری بیٹی جیسی ہو، اللہ پاک نے بیٹی نہیں دی لیکن ہمیشہ بیٹی کی چاہت رہی تھی جو تم نے پوری کی ہے۔ وہ مسکرا کر بولے تھے۔ اگلے دن ہی احد صاحب نے خاموشی کے ساتھ اپنے کچھ وکیل دوستوں کے ہمراہ دلاور اور عروج کا نکاح پڑھوا دیا تھا اور کیس کو اچھے طریقے سے لے کر چلنے لگے۔ عروج کی گواہی، شاہد وغیرہ سمیت چچا کی غلطیوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے ان کا کیس دن بدن جڑ پکڑتا گیا اور چچا بھی اب فل فارم میں آ کر اپنا وکیل کر چکا تھا۔ دن بڑھ لگا کر اٹھتے رہے اور ان کے کیس کی پیشی پہ پیشی پڑنے لگی۔ احد بنا کسی غرض کے ایک اچھے انسان ہونے کی حیثیت سے عروج کا کیس جان لڑا کے لڑ رہے تھے اور عروج بھی ان کی ممنوع سی ان کو دعائیں دیتی۔ اس کا ڈر اب کافی حد تک کم ہو چکا تھا کیونکہ اس عزت کے معاملے میں اب ڈر نہیں تھا۔ اس کا نام کہیں صحیح لیکن ایک شوہر تھا۔ اس گھر میں اس کا قانونی اور شرعی محافظ دلاور احد علی ہی تھا۔ تو یہ سوچتی عروج نہیں جانتی تھی کہ اس کے دل میں دن بدن دلاور کو لے کر حسین خواب سجنے لگے ہیں۔ لیکن انسان تھی، سب سے بڑھ کر 17 سالہ معصوم سی جوان ہوتی بچی تھی، دل کو کیسے قابو کرتی۔ دوسری طرف دلاور بھی ایک اچھے انسان کی طرح اسے ہمیشہ خود عدالت لے جاتا اور لے کر آتا، جبکہ آج کے دن اس نے خود بھی عدالت میں بطور گواہ پیش ہونا تھا۔ عروج اس کے ساتھ والی بینچ پر بیٹھی گھبراہٹ کا شکار تھی کیونکہ سامنے چچا کا وکیل کھڑا چہرے پر مکرو مسکراہٹ لی الزام لگا رہا تھا۔ مائی لارڈ، یہ لڑکی بدچلن ہے، اپنے شوہر کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ ایون ان کے نکاح سے پہلے بھی ناجائز تعلقات تھے، بلکہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جنہوں نے ناجائز بچہ تک ضائع کیا ہے۔ وہ بنا جھجکے بولا اور عروج کے کانوں میں جیسے سیٹی سی بج گئی ہو۔ نہیں، وہ آنکھیں پلائی ہچکیاں پڑنے لگی، سانس جیسے رک گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ کانپتے ہوئے اپنی چادر کو مٹھی میں جکڑ لیتی ہے۔ دلاور نے فوراً اس کی حالت محسوس کی تو تھوڑا قریب ہوا اور عروج کو اپنے بازو میں لے کر تحفظ دیا۔ ڈونٹ وری، میں ہوں۔
اس نے بہت धीमी आवाज में कहा। उरूज जैसे इसके बाजू में सिमट गई। सर इसके कंधे से लगाए खामोशी से आंसू बहाने लगी। माय लॉर्ड, ये बेबुनियाद और घटिया इल्जाम है और इसका जवाब खुद मुद्दाया का शौहर देगा। इनकी आवाज मजबूत थी। जज ने फकत सर हिलाया। शौहर को बुलाया जाए। दिलावर खड़ा होने लगा तो एक लम्हे को उरूज ने इसका कोट पकड़ लिया। प्लीज। आंखों में डर था। दिलावर ने बस एक नजर इसे देखा, वो नजर जिसमें पहली बार जिम्मेदारी थी। फिर वो गवाह के खटेर में जा खड़ा हुआ और मुखालिफ वकील को जवाब देने लगा। नाम दिलावर अहद अली। आवाज ठहरी हुई थी। उरूज आलिया से रिश्ता। शौहर हूँ इसका। कचहरी में हलचल हुई। ये शादी कब हुई और क्यों? वकील ने तंजिया सवाल किया। इस दिन जब उरूज हमें सड़क पर खौफजदा हालत में मिली थी, वो कुछ लोगों से बचकर भाग रही थी। हमने इसे पनाह दी। फिर जब हमें इसके हालात मालूम हुए तो मेरे वालिद के कहने पर हमारा निकाह हुआ। दिलावर ने सीधा जवाब दिया। तो मानते हैं कि ये लड़की भागी हुई थी? वकील ने वार किया। बिल्कुल नहीं, ये लड़की जान बचाकर वहां से निकली थी, भागी नहीं थी। दिलावर की आवाज सख्त हो गई और कचहरी में खामोशी छा गई। और जहां तक किरदार की बात है तो उरूज पाक है। वो मेरी निकाह में बगैर किसी मासी के दाग की आई है। मैं इसकी इज्जत का गवाह हूँ। मतलब आपकी रुखसती नहीं हुई, फकत निकाह। वकील ने तीर फेंकना जबकि उरूज की आंखें भर आई। वो दिलावर को देखती रही जैसे यकीन आ रहा हो कि वो शख्स इसके लिए खड़ा है। जी, इसे तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए निकाह। माय लॉर्ड, ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले एक अनजान लड़की को दो मर्द पनाह दें और फिर एक निकाह करके भी इसे बिना छोड़े रह जाए? और सबसे ज़्यादा फराग बात ये है कि ये साहब अपनी एक अनजान वाइफ को बिना हाथ लगाए पाक दामन की गवाही दे रहे हैं, जबकि मेरे मोक्कल का कहना है कि उरूज के शादी से पहले बुरे ताल्लुकात थे। वकील ने तंज किया। ये झूठ निहायत घटिया है। दिलावर की आवाज़ पहली बार बुलंद हुई तो जज ने हथौड़ा बजाया। गवाह अपनी ज़बान में एहतियात करे। दिलावर ने सर झुका लिया। सॉरी माय लॉर्ड, लेकिन ये मेरी बीवी की इज्जत का सवाल है। ये जुमला उरूज के दिल में उतर गया। इसने बेख्तियार दोनों हाथ मुंह पर रख लिए और रोने लगी। अब अहद साहब खड़े हुए और तफसील से केस को रोशन किया। कत्ल, जायदाद, जबरदस्ती शादी, धमकियां, सब कुछ। माय लॉर्ड, बच्ची मुजरिम नहीं, मुतासिर है। उन्होंने मजबूत लहजे में कहा और जज ने फाइल बंद करते कुछ लम्हे सोचा। मामला संजीदा है। अगली पेशी पर मजीद शहादतें तलब की जाएंगी। हथौड़ा बजाओ और पेशी खत। उरूज जैसे टूट सी गई। दिलावर फौरन इसके पास आया। चलो उरूज, टोट बनी। केसेस में ये सब होता रहता है। वो जानता था इस जैसी पाक दामन लड़की के लिए अदालतों के चक्कर और बातें नाकाबिल बर्दाश्त है। इसलिए नरम अंदाज में इसे हौसला देता सहारा दिया। उरूज पे इख्तियार सबके सामने से लपट गई। मुझे बहुत डर लगता, वो सिसक कर बोली तो दिलावर ने एक लम्हा इधर उधर देखा, फिर धीरे से उसका सर अपने सीने से लगाया। अब नहीं लगेगा, मैं हूं ना। आवाज में अजीब ठहराव था जिसे महसूस करके उरूज ने पहली बार दिल से मान लिया कि ये रिश्ता कागज का नहीं, पनाह का है। कचहरी से कुछ फासले पर एक पुरानी सी चाय की दुकान के पीछे उरूज का चचा तायर कुर्सी पर फैल कर बैठा, आंखों में गुस्सा तो होठों पर जहरीला था। इसके सामने इसका नशई बेटा और दो आबाश से आदमी खड़े थे। ये लड़की हमारे हाथ से निकल गई है और वो वकील बहुत शातिर है। वो दांत पीसते हुए बोला, अब्बू बस हुक्म करें, उठवा लेते हैं इसे। नशई बेटा झुंझलाकर बोला तो चचा की आंखों में चमक आई। हाँ, आज रात को इनके घर में घुसकर लड़की को उठवा लेंगे और इसके बाद इसे अदालत में अपनी मर्जी की गवाही लगवाएंगे। वो सर झटक तक बोला, ना मानी तो आदमी के होठ मुड़े, तो मानने पर मजबूर करेंगे। नशई बेटे ने लबों पर जबान फेरते हुए कहा, बिल्कुल। और वो बैंक का नौकर क्या कर लेगा? चचा ने हिकारत से कहा तो वो सब हंसने लगे, जबकि दूसरी तरफ गाड़ी खामोशी से सड़क पर दौड़ रही थी। दिलावर स्टीयरिंग पर पकड़े सामने देख रहा था। उरूज पिछली सीट पर फातिमा के साथ बैठी थी, आंखें सूजी हुई, चेहरा जर्द सा महसूस हो रहा था। फिर कैसा रहा अदालत में ड्रामा? रो धोकर सबको बेवकूफ बना लिया? फातिमा अचानक बोली, इनको अभी वापसी पे कॉलेज से पिक किया था, जबकि वो सब चौंक गए। क्या मतलब? कौन सा ड्रामा? वहां सब सच पेश किया है। हाँ दिखा। सच? फातिमा ने तंजिया हंसी हंसी। सच तो है कि ये लड़की हमारे घर आकर बैठ गई है। ना नसब, ना हसब, ना कोई हैसियत। उरूज का सर झुक गया, आंखों से आंसू गिरने लगे। बस करो फातिमा, अभी बच्ची अदालत से टूटी हुई आई है, ऊपर से तुम्हारी बकवास। तुम्हें रहम नहीं आता? आहत की आवाज में सख्ती थी, जबकि दिलावर लापरवाह सा ड्राइविंग में बिजी था। मुझे अपने बेटे की फिक्र है कि एक अजनबी लड़की इसके गले बांध दी है आपने। उन्होंने हाँफते हुए कहा, मैं आप पे बोझ नहीं बनूंगी, जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी। बस बस केस
सॉल्व हो जाए और मैं अपने पेरेंट्स का बदला ले लूँ। वो बेख्तियार हाथ मसलती नरमी से बोली, डोंट वरी बेटी, तुम हम पर बोझ नहीं हो। और इस औरत की बातों का गुस्सा मत करना, ये बस हिली हुई है, प्रोफेसर है, जल्द इसका कॉलेज वाले भी रिटायर कर देंगे। उन्होंने फातिमा को देखकर तीखा जुमला फेंका जिससे फातिमा पमान गई, जबकि दिलावर अब तक खामोश बस गाड़ी चला रहा था। पीछे देखा और ना कुछ बोला, मगर इसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर सख्त भी जमी थी। गहरी रात में पूरा घर सो रहा था। खामोशी ऐसी थी कि दीवारों की सांस भी सुनाई दे। इसी खामोशी में अचानक खिड़की के पास हल्की सी चड़चड़ाहट हुई और अगले लम्हे दो साए दीवार फलांग कर अंदर को कूद दिए। एक ने हाथ में छोटा सा चाकू पकड़ा हुआ था, दूसरा रस्सी पकड़े इधर उधर देख रहा था। जल्दी कर, कोई जाग ना जाए। नरम लहजे में सरगोशी करते हुए दबे पांव कमरे की तरफ बढ़े। उन्होंने यहाँ के एक मुलाजिम को खरीद कर पहले ही उरूज के कमरे का पता करवा लिया था, इसलिए कुछ ही देर में वो इस कमरे में थे जहाँ उरूज बेखबर सो रही थी। उधर हल्की रोशनी थी। यही है वो लड़की। एक लम्हे को वो रुके, फिर एक ने कदम आगे बढ़ाया कि अचानक उरूज की आंख खुल गई। इसकी नजर सीधी सामने खड़े साए पर पड़ी तो सांस जैसे रुक गई। तो कौन हो तुम? आवाज हलक में अटक गई। अगले ही लम्हे तीनों के जिस्म में बिजली सी दौड़ी गई और वो झटके से बेड से उठती भागने लगी, लेकिन वो आगे बढ़ते से पकड़ने की कोशिश करने लगे, जिससे वो अपना पूरा जोर लगाकर चीख पड़ी। आ चीख ऐसी थी कि पूरी हवेली लरस गई। बचाओ, कोई बचाओ। वो चीखती हुई दरवाजे की तरफ भागी, मगर एक ने इसका बाजू पकड़कर पूरी ताकत से झटका दिया तो दूसरे ने सख्ती के साथ इसके मुंह पर हाथ रखकर इसे खामोश करवाया। "उम्म, उम्म।" रोज वो उद्भट आवाज होकर आंसू बहाती खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो मासूम नाजुक जान इन शैतानों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। जल्दी बांध इसे। एक लड़का इसका बाजू छोड़कर इसे रस्सी से बांधने लगा कि इसी लम्हे दरवाजा जोर से खुला और दिलावर बिजली की तरह अंदर दब घुसा। रोज इसकी नजर एक सेकंड में पूरा मंजर पड़ गई तो आंखों में खून उतर आया। कमीने! अगले ही लम्हे दिलावर ने एक को गर्दन से पकड़कर दीवार पर दे मारा, दूसरा चौंकता पीछे हटा, मगर दिलावर ने मुक्का मारा तो वो लड़खड़ा गया। जबकि उरूज की टांगें साथ छोड़ गईं, वो वहीं खड़ी की खड़ी कांपने लगी और फिर जैसे ही नजर दिलावर पर पड़ी तो दौड़ कर इसके सीने से जा लगती, जोर जोर से चीखें मारती रोने लगी। दिलावर, जी वो इसकी आवाज टूट रही थी, लफ्ज नहीं निकल रहे थे। दिलावर ने भी एक हाथ से इसे अपने साथ खींचा और दूसरे हाथ से सामने वाले को धकेल दिया। तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई इस घर में आने की? वो गुर्राया और एक मुक्का जमाया। इसी वक्त अहद और फातिमा भी भागते हुए अंदर आए। या अल्लाह है, ये क्या हो रहा है? वो माजरा देखकर सुन्न हो गए। उरूज दिलावर से लपटी हुई जैसे मर जाने वाली हुई, जबकि इनको भी हमला करते देखकर होंडे हड़बड़ा गए। चल भाग। एक ने खिड़की की तरफ इशारा किया और अगले ही लम्हे दोनों खिड़की से कूदकर फरार हो गए। तेरी तो। दिलावर ने इन्हें भागते देखा तो जबड़ा भेजते मुट्ठियां बंद करने उरूज को आहिस्ता से अलग करके बाहर लपकने लगा। दिलावर रुको, मैं जानता हूँ कौन है। आहत की आवाज में इसके कदम एकदम रुके। लेकिन इनकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे घर पे बुरी तरह डालने की? इसने दांत पीसते हुए कहा, डोंट वरी, इसका फैसला अदालत में होगा, जबकि इनको इससे ज्यादा मारना हमारे केस को खराब कर सकता है। वो नरमी से बोलते उरूज के पास आए जो अब भी कांप रही थी। डोंट वरी बच्चे, सब ठीक है। उन्होंने तसल्ली दी, जबकि उरूज ने रोते हुए सर हिलाया। अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। मैं डर गई थी, वो फिर आ जाएंगे। इसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। आहत कुछ देर इसे कांपता देखकर तरस खाया और फिर कुछ सोचकर कमरे से बाहर निकल गए। दिलावर और फातिमा भी इसके साथ थे। पीछे उरूज कांपती भी रूम लॉक करती ठंडे फर्श पर बैठ गई। दिलावर, एक बात है, अगर तुम समझो तो। आहत नाश्ता करते कुर्सी से टेक लगाकर पेशानी पर बल तो आंखों में फिक्र लिए बोले, जी डैड। दिलावर ने ब्रेड पर जैम लगाते सिर से कहा, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता उरूज की जान को खतरा है। उन्होंने गहरी सांस ली तो फातिमा, दिलावर और उरूज ने चौंक कर इन्हें देखा। आप कहना क्या चाहते हैं? वो सीधा होकर बैठा। मैं चाहता हूँ कि तब तक गुरूज तुम्हारे कमरे में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि बच्ची काफी डर चुके हैं। इसलिए अकेले रात को फिर से घबरा सकती है और खुदा ना खास्ता वो लोग दोबारा हमला कर सकते हैं। इनके कहने पे एक लम्हे को जैसे खुराक हो गई हो। ये मुमकिन नहीं है डैड। दिलावर झटके से खड़ा होता झुंझलाहट से बोला। दिलावर ठीक कह रहा है। फिर लोग क्या कहेंगे कि लोगों से ज्यादा मुझे इस बच्चे की जान अजीज है। रात जो हुआ इसके बाद भी तुम लोग जिद करोगे। अहद ने सख्त नजरों से इनको देखा तो दिलावर ने जबड़ा भेजते उरूज की तरफ देखा जो खामोशी से बैठी सब सुन रही थी। आंखें सूजी हुई, चेहरा जर्द और हाथ कांपते हुए थे। बेटा, तुम ही इसका वाहिद सहारा हो इस वक्त। अगर तुम्हारी माँ अच्छी होती तो मैं बिल्कुल ये ना कहता,
बल्कि तुम्हारी माँ को इसके साथ रूम शेयर करने का कहता, लेकिन तुम्हारी माँ तो चुड़ैल की तरह इस बच्ची का खून पी जाएगी। आहद ने दिलावर को फिर कायल करना चाहा, जिसके मारे सबकी मुट्ठियां बंद हो गई। और ये कोई रुखसती थोड़ी है, कुछ अरसे के लिए आरज़ी निकाह किया है, तो रूम शेयर करने में क्या प्रॉब्लम? प्लीज़ बच्चे, मेरी हर बात मानते हो ना, तो भरोसा रखो मुझ पे। वो जानते थे कि दिलावर इनकी कोई बात रद्द कर ही नहीं सकता, इसलिए इमोशनली ब्लैकमेल किया, जिसमें घर कर दिलावर आहिस्ता आवाज़ में रजामंद दे गया। ओके डैड, लेकिन ये सिर्फ इसकी हिफाजत के लिए है, खबरदार अगर इसने कोई ख्वाब सजाए तो। वो साथ ही रूज को देखकर ठीके लहजे में बावर करवा गया था, जबकि कब से जब्त करती फातिमा जैसे फट पड़ी। वाह भई वाह! यही दिन देखना रह गया था बस। वो कुर्सी से उठकर हाथ कमर पर रखे बोली, कल तक बहाने से निकाह करवा दिया, आज रुखसती करवा दी और कल को बच्चा आ जाएगा और बस। इनकी आतिश आंखें उरूज पर जा ठहरी, जो सुर्ख से सर झुकाए दिलावर भी लब भेजे इनकी बात पे चुप सा हो गया। और ये लावारिस लड़की मेरे बेटे के सर पर हमेशा के लिए बांध दो। आपको नहीं लगता कि एक रूम में रहना इन दोनों के लिए कैसा है? एक हसब नसब ना रखने वाली, जिसकी ना बाप का पता है और ना माँ का, कल को हमें पोता देगी, तब आपको सुकून मिलेगा। वो चीखी, उरूज सर झुकाए आंसू बहाने लगी। बस करे मॉम, दिलावर ने दांत पीस लिए। नहीं, वो चीखी, आज सच सुने, डर कर ढोंग करती है ये फसादत, मासूम बनती है, असल में इसका मकसद ही तुम तक आना है। जस्ट शट अप फातिमा। आहत की धाड़ पे पूरा कमरा गूंज गया। एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा, ये बच्ची यहाँ मेहमान नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। कल इस पर हमला हुआ है और तुम इसे कैसे कैसे वाहियात आने दे रही हो? आहत ने बीवी को घूरा, फातिमा ने मुंह खुलाकर, मगर वो और सख्त हो गए। खबरदार अगर एक और लफ्ज कहा तो याद रखना, मैं अच्छा नहीं रहूंगा। इनकी उंगली उठाकर धमकी पे फातिमा ने गुस्से से मुंह मोड़ लिया, मगर आंखों में नफरत साफ थी। जबकि अहद ने अब नजरें नरम करके उरूज की तरफ देखा। बेटा, डरने की जरूरत नहीं, तो महफूज रहूंगी। जाओ अपना सामान समेट लो और आज शाम तक दिलावर के कमरे में शिफ्ट हो जाओ। इनकी आवाज में अजीब सी शफकत थी। उरूज ने कुछ ना कहा, बस नजरें झुकाकर आहिस्ता आहिस्ता मुड़ गई। हर कदम बोझल था, जैसे जमीन पकड़ रही हो। दरवाजे के पास पहुंचकर वो एक लम्हे को रुकती पीछे दिलावर को देखती है, जो खामोश उलझा हुआ सा लगा। उरूज की आंखों से आंसू फिर बह निकले। वो नजर चुराकर अंदर चली गई। कमरा खामोश था, ऐसी खामोशी जिसमें दिल की धड़कन भी शोर लगे। रोज बेड के एक कोने पर समटी बैठी थी, घुटनों पर सर रखे, आंखें बार बार कुर्सी पर बैठे, लब भेजे मोबाइल में मसरूर दिलावर पर जा ठहरी। दिलावर, इसने होठ तर करते आवाज निकालने की हिम्मत जमा की। क्या है? वो चौंका। नहीं, बस मोबाइल साइड टेबल पर रखते आंखें बंद करके बोला था, वो मुझे डर लग रहा है। उन्होंने उंगलियां मुड़ोड़ी और दिलावर ने हैरानी से आंखें खोले। किससे? आपसे। उरोज ने नजरें नीचे की, चेहरा सुर्ख और धीमी आवाज में कहा, तो एक लम्हे को कमरे में जैसे बम फट गया हो। दिलावर झटके से सीधा हुआ। तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या? मैं तुम्हें कब डरा रहा हूँ? उठ कर बेड पे आने लगा तो उरोज डर के मारे और समेट गई। ये देखें, आप बेड पे आ रहे। वो घबरा गई। तो मेरा बेड है, मैं इसी पे सोऊंगा ना, या फिर मलका आलिया की आमद पर फर्श पर सो जाऊं? दिलावर ने हाथ कमर पर रखते झुंझुलाकर कहा। आप गुस्सा बहुत करते हैं। वो मुंह में सड़ गई। और तुम रोती बहुत हो। वो इसके साथ बेड पे नींद दराज होकर तंजिया बोला। मैं कहाँ सोऊंगी अगर आप बेड पे सोएंगे? वो किनारे से गिरने वाली हो गई थी। आर यू बैड? तुम भी इसी बेड पे सोगी? अभी फिल्मी दुनिया तो है नहीं कि इतने खुले और डबल बेड को छोड़कर चोंचने करते हम सोफे या फर्श पे सोए। और डर किस बात का है? मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। वो फिर जुझलाता अंगड़ाई लेने लगा। खा भी सकते हैं। अगले ही लम्हे उरोज को एहसास हुआ कि वो क्या भूल गई, तो फौरन सफाई देने लगी। नहीं, मेरा मतलब। और बस वो बुरी तरह घबरा गई। बेवकूफ लड़की, इसने इसे घूरते हुए सरगोशी की। इजी होकर सो जाओ, मैं कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि तुम मेरे टेस्ट की नहीं हो। दूसरा बकौल मेरी मॉम के, मुझे तुम जैसी छोटी दुनिया से बिल्कुल कोई बच्चा नहीं चाहिए। इसने सख्त लहजे में से बावर करवाते सुर्ख कर डाला। शर्म करे। वो शिकवा करते तो दिलावर ने आईब्रो तान की नजरें मोड़ी। शर्म है तो दूर लेटा हूँ, वरना। वो जुमला अधूरा छोड़ गया और रोज उसे देखती रह गई। फिर आहिस्ता से बोली, आपको कैसी लड़कियां पसंद है? इसकी आंखों में नमी आ गई। दिलावर ने चौंक कर इसे देखा। वही कांपती पलके और दबी हुई सिसकियों। एक लम्हे को रुका, फिर आहिस्ता से मुंह मोड़ गया। तुम्हें मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं, बस ये रिक्वेस्ट है कि खुद को एक पावरफुल और मजबूत किरदार की लड़की बनाओ, ताकि जब मैं तुम्हें
इस केस के फैसले होते ही तलाक दूँ तो तुम्हारी आंखों में आंसू ना आए, बल्कि तुम बखुशी मुझे मेरी नई जिंदगी की दुआ दो। दिलावर की बातें इस नाजुक जान के लिए बेहद कठिन थी। वो ख्वाबों को बिनती लड़की जिसे पल में जगा दी गई हो। जी जी, बेहतर इंशाल्लाह। इसने आहिस्ता आवाज में कहा और दिलावर आंखें बंद करता सोने लगा, जबकि उरूज की आंखें तक बंद न हुई। कुछ लम्हे बाद दिल में आते एक और सवाल की वो इसे फिर आवाज दे गई। दिलावर जी, अब क्या है? वो झुंझलाया। आपको कोई पसंद है क्या? इसके सवाल पर वो चौंका, फिर धीरे से बोला, नहीं, मेरे पास किसी को पसंद करने का फालतू वक्त नहीं। ना चाहते हुए भी इसकी आवाज नरम हो गई और इसने आंखें बंद कर ली। वो रोज कुछ लम्हे से देखती रही, फिर खुद भी नींद की वादी में जाने लगी और पहली बार बहुत अरसे बाद वो खुद को थोड़ा महफूज महसूस कर रही थी। उफ, शुक्र है धूप निकली। वो हल्की हल्की धूप देखकर टेरेस पर कुर्सी रखकर बैठ गई, शॉल कंधों पर लपेटे, हाथ धूप की तरफ फैलाए। वो अभी आंखें बंद ही कर रही थी कि साथ वाली छत से आवाज आई, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप नई आई हैं यहाँ? वो चौंक कर फौरन सीधी होकर बैठी। साथ वाले घर के टेरेस पे एक अजनबी लड़का खड़ा, हाथ में चाय का मग पकड़े, नरम और इज्जत भरा अंदाज से लिए से देख रहा था। जी, चंद दिन पहले ही आई हूँ। वो घबराई, तभी सोचो, पहले कभी नहीं देखा। मैं भी सामने वाले घर में रहता हूँ, ये मेरी आंटी का घर है। वो रोज ने सर हिलाते जाने के लिए पर तोले। अरे कुछ मिनट तो बैठे, प्यारी बहना, डोंट बनी, भाई ही आपका। मामा ने आपके बारे में बताया है कुछ कुछ। वो उसे तसल्ली देने लगा और रोज मैंने हैरान और फिर हल्का सा मुस्कुराकर सर हिला गई। इसका कोई भाई नहीं था, इसलिए इस लड़के का प्यारी बहना कहना ही उरूज के दिल में इसकी जगह बगा गया था। बाय द वे, सर्दी में धूप लेने का आइडिया अच्छा है। उरूज के चेहरे पर हल्की सी चमक आई। जी बहुत डर लग रही थी। वो टेरेस के किनारे टेक लगाकर खड़ी हो गई। चाय पियोगी? अम्मी ने अभी बनाई है। वो प्यार से बोला। नहीं ठीक है। वो झिझकी तो वो मुस्कुराया। अरे कोई बात नहीं, मैं भी ऐसे ही कह रहा था। मैं तो सगी बहनों को अपनी चाय न दूं और बस हल्की फुल्की बातें, मौसम, सर्दी, मोहल्ला गर्ज। वो कुछ ही देर में काफी अच्छा महसूस कर रहे थे। अजनबियत के बावजूद कोई अजीब पन नहीं था, क्योंकि लड़का निहायत ही तरबियत याफ्ता सा इसे किसी प्रिंस की तरह ट्रीट कर रहा था। जबकि रोज इस चीज से बेखबर थी कि नीचे लॉन में खड़े दिलावर की नजरें बेध्यानी में ऊपर उठ गई हैं और वो इसे मुस्कुराकर किसी अजनबी लड़के से बात करते देखकर तब चुका था। ये कौन है? इसकी बहन भी फौरन तक गई, फिर खुद को झड़का, मुझे क्या? मगर नजरें हट नहीं रही थी। वो लड़का कुछ कहता तो रूज मुस्कुरा देती और बस सिर्फ इतना सा देख कर ही दिलावर के सीने में कुछ जलने लगा। क्या बकवास है, वो बड़बड़ाया, मैं क्यों नोटिस कर रहा हूँ? वो मुड़ता 2 कदम चला, फिर रुक गया और दोबारा देखा। इस बार उरूज ने हंसकर सर झुकाया था। ये अच्छा नहीं लग रहा। खुद से बड़बड़ाया, इसका दिमाग कह रहा था इग्नोर करो, जबकि दिल कह रहा था कि जाओ ऊपर और इसे हक से मना करो। पागल हो गई हूँ क्या? वो खुद से झुंझलाकर मगर फिर बेपाव सीढ़ियों की तरफ उड़ गई। जी जी, ऐसे ही है। फुरूज हंस हंस कर किसी बात का जवाब देने लगी कि अचानक पीछे से सख्त आवाज आई, ये क्या हो रहा है? वो चौंक कर बुरी दिलावर झपड़े भेजे खड़ा था, आंखों में अजीब सा गुस्सा और चेहरा तनाव से भरा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम भाई। वो लड़का फौरन सीधा हुआ। आप जा सकते हैं, वो कारदार अंदाज से बोला। जी बाय द वे, ये आपके, मैं हस्बैंड हूँ उसका। और कुछ? दिलावर ने एक कदम आगे बढ़ते खुश जवाब दिया तो वो लड़का फीका सा मुस्कुराया। ओके, मैं चलता हूँ। वो फौरन नीचे उतर गया। नीचे चलो। वो इसे घूरता आगे बढ़कर इसका सर से सरकता दुपट्टा ठीक करता है। दिलावर जी, मैंने धूप लेनी है और आपने ऐसे क्यों भेज दिया? वो मेरा भाई बना है। वो नरमी से बोला तो दिलावर ने सख्ती से इसका बाजू पकड़ा। ना मेहरबान, 2 मिनट में भाई बनने लगे तो समझ जाना सोसाइटी सुधर गई है। वो तंज करता है, लेकिन उन्होंने इसकी छोड़ो, तो किस चौक से बातें कर रही थी इससे? वो मजीद गुस्सा हुआ। तो क्या मसला हो गया? फिरोज ने हिम्मत करके कहा। एक लम्हे को वो खामोश हो गया। वाकई मसला क्या था? मसला ये है कि वो रुका, फिर झुंझलाया। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगा। आप जेलस हो रहे हैं? इसने आहिस्ता से कहा। शट अप। मैं क्यों जेलस होऊंगा? वो पीछे हो गया। तो फिर आप इतने गुस्से में क्यों हैं? फिरोज ने मासूमियत से कहा। नीचे चलो, दैट्स इट। और मत भूलो कि तुम मेरी जब तक बीवी हो तब तक किसी भी नामहरम मर्द से बात नहीं करोगी। दिलावर ने दांत पीस कर इसे बावर करवाया तो उरूज ने हल्की सी मुस्कुराहट दबाई। बाद में भी तो करनी पड़ेगी।
बातें तो सोचा अब प्रैक्टिस कर लूँ कि शायद इसे छेड़ ही नहीं। तुम बहुत बोलने लगी हो। उसे घूरता है, फिर आहिस्ता सा बड़बड़ा है। लेकिन बोलती अच्छी लगती हो। क्या कहा? वो चौंकी। कुछ नहीं, चलो। वो फौरन सख्त होता जाने लगा। उरूज मुस्कुराती हुई इसके पीछे चल पड़ी। ये लड़की वाकई मुझे दिमागी बदली तौर पर बर्बाद कर देगी। वो दीदी दीदी दिल में पेश गोई करता सर झुका गया। चलो देखते हैं दुनिया में क्या चल रहा है। वो आयशा से बोलती टीवी ऑन करती रिमोट ढूंढने लगी, लेकिन उसको तो पता ना था कि पीछे जो चैनल लगा हुआ है इसमें एक रोमांटिक सीन चल रहा है। वो उस चीज से बेखबर मुंह दूसरी तरफ किए दराज चेक करती टीवी का रिमोट देख रही होती है कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और दिलावर अंदर आया। लेकिन जैसे ही इसकी नजर टीवी पर पड़ी तो चेहरा हैरान और आंखें फट गई। आहिस्ता कदम बढ़ाता आगे बढ़ा। वाह, इंटरेस्टिंग सीन। इसने सरगोशी की तो उरूज दराज से रिमोट निकालती हैरत से पलटी और टीवी पे सीन देखकर फौरी घबरा गई और फौरी चैनल बदलने की कोशिश करने लगी। मगर घबराहट में रिमोट कुछ नहीं कर रहा था। मुझे भी फ्रेंच किस बहुत पसंद है। आई थिंक तुम्हें भी अच्छी लगती है। दिलावर ने आहिस्ते से इसकी निहायत करीब आते झुक कर कहा तो उरूज के दिल की धड़कन जैसे रुक गई हो। ऐसी बात नहीं है, सब गलती से लगा। मुझे कोई किस नहीं पसंद। इसकी आंखें झुक सी गई। ऐसी बात नहीं तो कैसी पसंद होगी? वो धीरे से इसके बाजू पर उंगली बस करता है। तुरु शर्म से दोहरी आंखें बेचती कांपने लगी। छोटा सा बच्चा ऐसे खौफजदा क्यों हो रहा है? वो अपनी उंगलियों के साथ इसके हाथ से रिमोट हल्का सा छीन कर हंसा। रोज पीछे हटने की कोशिश करने लगी, मगर दिलावर ने धीरे से इसका बाजू थाम लिया। छोड़े मुझे। वो धड़कते दिल के साथ बोलती भागकर टीवी ऑफ करती कमरे से भागने लगी, मगर दिलावर ने पीछे से इसे अपने साथ लगाते मजीद तंग करना चाहा। वो दोनों ही तरफ करीब थे कि रोज की सांसें तेज हो गई। कहाँ जा रही तुम? यार ऐसे सीट दिखाकर फिर भाग क्यों रही हो? वो उसकी गर्दन पे झुकता मुस्कुराकर बोला कि तभी फातिमा कमरे में दाखिल होती इनको यूं देखकर शशदर रह गई। ये क्या हो रहा है यहाँ? दिलावर, ये सब क्या है? वो चीखी तो दोनों चौंक कर फौरी दूर हटे। उरूज फौरन शर्म से सर झुकाए खुद को ठीक करने लगी, जबकि दिलावर लब भेजता बालों में हाथ फेरता है। घटिया लड़की, कर दी ना नीच हरकत मेरे बेटे को फांसने के लिए। अब खुद को भी पेश कर रही हो। वो उरूज को सुनाती है तो उरूज की आंखें भर आई, जबकि दिलावर को पहली बार इन कईयों उरूज की इंसल्ट करना बुरा लगा। बाबा, ये गलत फहमी है। मैं जस्ट उरूज को तंग कर रहा था, इसने सख्त लहजे में कहा। अच्छे से जानती हूँ दिलावर कि आप आगे क्या होगा। अब तुम्हें इस लड़की के पीछे माँ के साथ जबान लड़ानी आ जाएगी। हो नो, दो टके की नीच लड़की। जब कुछ ना बन पड़ा तो रखीलों की तरह अपना आप मेरे बेटे पर वार लगने लगी। वो दांत पीसते हुए उरूज पे चिल्लाई तो जो कांप कर दो कदम पीछे हुई थी। मामा प्लीज बिहेव योरसेल्फ। ये मासूम है। इस सब में सारी गलती मेरी है। वो गुस्सा हुआ तो फातिमा सर झुलकती वहां से जाने लगी। इनकी जाते ही दिलावर लंबा सांस खींचता उरूज की तरफ देखा, जो शिकवा कुना निगाहों से इसे देखकर रूम से बाहर निकल गई थी। पहली बार दिलावर को अजीब सा बुरा लगा था कि कोई यूं नहीं इसकी बीवी को इसके सामने इतने बुरे अल्फाज से नवाज गया था और वो कुछ नहीं कर पाया था। वक्त का काम है तेजी से गुजरना और वक्त गुजरने लगा। उरोज कुछ देर तक फिर वापस अपने खौल में समेट गई थी और दिलावर से बहुत कम मुखातिब होती थी। दिलावर भी इसके लिए अजीब से महसूस करता पीछे हटा और पहली की तरह दबे तुले अंदाज में इसको बुलाता। लेकिन कुछ देर ही गुजरी थी कि वो फिर से एक दूसरे के लिए जज्बात महसूस करने लगते। जाहिर बात है कि एक ही रूम में एक ही छत तले रहने का इनका अजनबी बनना नामुमकिन था। जबकि दूसरी तरफ आहत दिन रात एक करके इसका केस अख्तिताम की तरफ ले जा रही थी। सच्चाई बहुत हद तक कोर्ट की नज़रों में आ चुकी थी। आज भी कोर्ट से वापस आते वक्त इन दोनों के दिल में खुशी के साथ एक अजीब सा सुकून था। बेटी, अब तुम्हें खौफजदा होने की जरूरत नहीं। अगली पेशी आखिरी और फैसला तुम्हारे हक में होगा। जो लोग तुम्हें परेशान कर चुके तुम्हारे पेरेंट्स के कातिल हैं, वो अब सलाखों के पीछे होंगे। आहत नरमी से इसे हौसला देती है तो उरूज के होठ हल्के से कांपे, आंखों में खुशी के आंसू और दिल में वो एहसास जो शायद कभी महसूस ना किया था। जज़ाकल्लाह अंकल, ये सब आपका एहसान है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने पेरेंट्स का बदल ले सकूंगी, एक इज्जत की ज़िंदगी दोबारा जी सकूंगी, लेकिन आप कोई फरिश्ता बनकर मेरी ज़िंदगी में आए हैं। मैं वाकई में बहुत खुश हूँ। इसकी आवाज़ में बेबसी, शुक्रगुजारी और खुशी सब शामिल थे। बस अल्लाह पाक के बाद अपने आप पर यकीन रखो बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। और मेरा तुम पे कोई एहसान नहीं, ये सब अल्लाह पाक की खुशनुदी के लिए किया। उन्होंने आहिस्ते से सर हिलाते नरम मुस्कुराहट के साथ कहा तो उरूज के लबों पर दिल से हल्की सी मुस्कुराहट आई। जाओ फ्रेश हो जाओ प्यारी। उन्होंने इसे इजाज़त दी तो वो सर हिलाकर रूम में आई और बेड पर बैठकर उलझे भालों में कंघी करने लगी।
धीरे धीरे हर लम्हा वो बहुत खुश महसूस कर रही थी, क्योंकि अदालत का फैसला के हक में जाने लगा था। जबकि बैंक से वापस आते दिलावर ने जैसे ही इसे मुस्कुराते देखा, दिल में अचानक एक खुशनुमा एहसास जाग गया। बहुत खुश लग रही हो, खैर है ना? वो आहिस्ता से कदम बढ़ाता टाई ढीली करता है। जी मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि हम केस जीत रहे हैं। मेरे चाचा के खिलाफ बहुत से सबूत पेश हो चुके हैं और अगली पेशी पे इंशाल्लाह फैसला हो जाएगा। इवन मेरी प्रॉपर्टी भी जल्द मुझे मिल जाएगी। इसके चेहरे पर खुशी के साथ नूर सा नजर आया और दिलावर लाशाई तौर पर आहिस्ता से इसके करीब आता इसके बालों में हाथ डालकर इसकी मदद करने लगा। उरूज का इसकी कुर्बत से दिल धड़का, उंगलियां थोड़ी सी लरसने लगी। मैं कर लूंगी, वो नरमी से बोली, लेकिन दिलावर की उंगलियां उसके बालों में चल रही थी। कुछ ही देर में दोनों की सांसें धीरे धीरे एक रिधम में आ गई। वो बस खामोशी में एक दूसरे की आंखों में खोए रहे। उरूज का दिल मुसलसल धड़क रहा था। हर धड़कन में वो इस सितमगर की ख्वाहिश महसूस कर रही थी कि एकदम दिलावर आहिस्ता से उसके चेहरे पर झुका। उरूज की आंखें बड़ी हो गई, दिल तेज धड़कने लगा। लेकिन बेखुदी और ख्वाहिश ऐसी गहरी थी कि वो कुछ लम्हे को दिलावर का साथ देने लगी। जब कुछ और ना बन पड़ा तो रखीलों की तरह मेरे बेटे पे अपना आप निछावर करने लगी हो। फातिमा की तल्ख बात ने उरूज का दिल तोड़ दिया। देखो बच्चा, अपने दिल और किरदार को मजबूत बनाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा बेटा इस जबरदस्ती के निकाह को मजबूर भी न पाए। उसके जहन में आहत की दरख्वास्त गूंजने लगी तो दिल सौ टुकड़ों में टूट गया। ख्वाहिश अपनी मौत आप मर गई। इसने देखा दिलावर अभी भी अपनी ख्वाहिश और एहसास के काबू से बाहर इसके गर्दन पर झुका हुआ था और अचानक वहां लव बाइट करता है। आह! वो फौरन पीछे हटती से धक्का देती है। दिल धड़क रहा था, दिमाग में शर्मिंदगी सी आ गई। वो जल्द से अपना चेहरा वो लव मसलती रोती हुई वॉशरूम की तरफ भाग गई और एक लम्हे के लिए दिलावर भी अपने जुनून और एहसास पर पछताता है। हाथ बालों में से टकरा कर सर झटकता है, फिर आहिस्ता से कमरे से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ वॉशरूम में उरूज दीवार का सहारा लेती लंबी लंबी सांस ले रही थी। दिल धड़कता, जज्बात का तूफान बर्दाश्त कर रहा था। खुशी, खौफ, शर्म और दिलावे की शिद्दत सब एक साथ इस पे हमला आवर था। इस केस का फैसला मुकम्मल सबूत और हक़ाइक़ की बुनियाद पर मदियार उरूज के हक में किया जाता है और मज़ीद वाज़ेह किया जाता है कि उरूज के वालिदैन का कत्ल, इसकी जायदाद पर नाजायज़ कब्ज़ा और इसके साथ ज़बरदस्ती शादी करवाने की साजिश सब साबित हो चुकी है। लिहाजा ये अदालत ताहिर अली की बामुशक्क़त उम्र कैद सुनाती है और इसे के बेटे को 20 साल कैद। जज ने आहिस्ता मगर वाज़ेह अंदाज में कहा। उरूज के दिल में शदीद खुशी जागी, आंखें नम मगर मुस्कुराहट जानदार सी थी। बेटी, ये लम्हा तुम्हारा है। तुम आज से आज़ाद हो। तुम्हारी जायदाद तुम्हारी है। तुम्हें जो भी नुकसान पहुंचाया गया, अब इसका हिसाब किताब हो गया। तुम अब अपनी आगे की स्टडी जारी रखो। आहद ने उरूज के सर पर प्यार देते मोहब्बत से कहा तो उसकी आंखें चमक उठी। आपका बहुत बहुत थैंक्स अंकल। आपकी कोशिश और आपकी एक लावारिस लड़की के लिए मेहनत नाकाबिले फरामोश है। सिर्फ आपकी वजह से मैं ये दिन देख रही हूँ। अल्लाह पाक आपको जजा दे। वो आहिस्ता से भीगी पलकों से बोली। दिलावर जो चंद कदम पीछे खड़ा था, इसकी खुशी देखकर दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस कर रहा था। जबकि कोर्ट के दरवाजे से निकलते ही गाड़ी के पास आकर फातिमा ने उरूज की तरफ सख्ती से देखा। तुम कहाँ जा रही हो? वो इसका हाथ थामकर गाड़ी से दूर करती है और सब हैरान रह जाते हैं। अब तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी पर हम मुनहसर नहीं रहे। तुम्हें अपने वादे याद है ना कि जैसे ही तुम्हारा केस सॉल्व हुआ तुम मेरे बेटे का पीछा छोड़ दोगी। इसलिए अब निकलो इधर से, और अगर तुमने मेरे बेटे की खुशी खराब की तो बहुत बुरा होगा। वो गुस्सा हुई और उरूज की आंखों में खौफ और शर्म के साथ पानी भर आया। अलबत्ता आहस इस बार खामोश रहे क्योंकि इन्हें अपना वादा याद था। सो आप एक इज्जतदार माँ बाप की बेटी हो तो इज्जत के साथ चली जाओ। इनका लहजा नरम था। बेगम, एक बार घर तो चलो, फिर बात करते हैं। तो अंकल ये ठीक कह रही है। उरूज ने आंसू साफ करते मुस्कुराहट चेहरे पर लिए मजबूती से कहा। पास खड़ा दिलावर जो कुछ बोलने वाला था, उरूज के बोलने पर चुपचाप इसे देखने लगा कि वो क्या फैसला करती है। मैं एक इज्जतदार वालिदैन की इज्जतदार बेटी हूँ आंटी, और समझती हूँ कि आप मुझे फैसला लेना है आज या कल, हो जाना ही तो इसलिए आज ही जाना बेहतर है। इसने आहिस्ता से फातिमा को हौसला देते हुए कहा। मैं समझ गई हूँ, आप फिक्र न करें। और अंकल, एक बार फिर दिल से शुक्रिया, आपने मुझे बेटी समझा ही नहीं बल्कि बाप बनकर दिखाया है। थैंक यू। मैं आइंदा जिंदगी में मोहतात रहूंगी और डोंट वरी, हम बाप बेटी आइंदा जिंदगी में भी मिलते रहेंगे। वह मुस्कुराती हुई आहत की तरफ देखती है जो खामोश दिलावर के फैसले पर खड़े थे, और दिलावर शदीद बेचैन से उरूज को देख रहा था। दिलो दिमाग में जंग से छिड़ी हुई थी कि दिल कह रहा था कि इसे रोक लो और दिमाग अना में था के
वो अकेली फैसला ले रही है तो फिर ले लें। आप दोनों हमेशा खुश रहें। और दिलावर जी, आप भी हमेशा खुश रहें। मुझ जैसी लड़की के साथ निकाह करके जो आपने मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया, मैं वो सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाऊँगी। वो दिलावर के करीब आकर नरमी से बोली। दोनों के दिल की धड़कनें बढ़ती हुई महसूस हुई। प्लीज़ मत जाओ। दिल ने दहाई दी मगर ज़बानी अल्फाज ना निकले। आपने कहा था ना कि मैं मज़बूत किरदार की बनूँ ताकि जाते हुए आँखों में आँसू ना आए। तो देख लें आज मुस्कुराती हुई जा रही हूँ। अल्लाह पाक एक नेक और अच्छा हमसफ़र दे आपको और हमेशा खुश रहे। वो भीगी पलकों से मुस्कुराकर कहती तेज़ कदमों से मुड़ी। रोड क्रॉस करने लगी। उरूज, मेरी बात सुनो, स्टॉप इट। दिलावर लब भेजते दिमाग को पस से पुश डालता आगे बढ़ा लगा, लेकिन अचानक एक कार तेजी से रफ्तार से आती सीधी रूट से टकरा जाती है। आ इसकी चीख से दिलावर का दिल जैसे रुक गया हो। वो चीखते हुए इसकी तरफ भागा। अहद और फातिमा भी एक लम्हे को परेशान से इसकी तरफ भागते हैं, जबकि उरूज जमीन पर दिलावर की गोद में सर रख के बड़ी धीमा सा मुस्कुरा गई। इसकी आंखें भरी हुई थी। माथे पर खून की एक हल्की सी लकीर वाज़ेह थी। तुम ठीक हो उरूज? कुछ नहीं हुआ। दिलावर का दिल जैसे फटने वाला हो, जबकि उरूज की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। बेटा, आई नो ये फैसला सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि उरूज की जिंदगी का भी है, और मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स करने का हक नहीं रखता। तुम उरूज को आज़ाद कर सकते हो, लेकिन शायद तुम्हें एक बार तो चाहिए कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, और शायद तुम दोनों को ही एक दूसरे से मोहब्बत है। आहत नरमी से बोलती करीब कुर्सी पर बैठे दिलावर खामोशी से सोई हुई उरूज का हाथ थामे उसके पास बेड पर बैठा था। आप मेरे बेटे को एक बार फिर इमोशनल मत करें। ये लड़की हमारी बहू नहीं बन सकती। आपको समझना चाहिए कि ये इनकी जिंदगी है। मेरे बेटे को खुद से कोई फैसला करने दें। वो इतना पढ़ा लिखा है, एक मेच्योर छोटी सी बिना किसी स्टेटस वाली लड़की को पसंद नहीं कर सकता। फातिमा ने पास खड़े होकर तलखी से कहा, ये सब तुम्हारे खौफ और गुरूर की वजह से हुआ है, वरना दिलावर और उरूज समझ चुके हैं कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं। ये मोहब्बत ही है कि दिलावर बेचैनी से उरूज के जागने का इंतजार कर रहा है। और ठीक कहा, हमें इन्हें फैसला करने देना चाहिए। आहत के चेहरे पर झुंझलाहट और नाराजगी आई, जबकि दिलावर उर्वुज के पास बैठा था। हाथ इसके हाथ में दिए दिल धड़कता महसूस हो रहा था। वो फिलहाल खामोश था, लेकिन दिल की धड़कनें और चेहरे पर मोहब्बत की आग से जाहिर था कि वो अपनी मोहब्बत और खौफ दोनों के दरमियान झूल रहा था। कुछ ही लम्हों बाद उरूज की आंखें धीरे धीरे खुली और इसने सबको देखते हुए आहिस्ता से नजर उठाई। तुम होश में आ गई रूज? तुम ठीक हो ना? जवाब दो प्लीज। दिलावर खुश और तशवीश के मिले जुले एहसास के साथ बोला, और उरूज की आंखों में हैरानी चमकी। वो थोड़ी देर सबको देखते रही, फिर दिलावर के हाथ में अपना हाथ महसूस करते हुए खींच गई। आपका और मेरा रिश्ता खत्म होने वाला है, इसलिए आप यहाँ से चले जाए। वो चेहरा पलट गए। फातिमा के चेहरे पर तंजिया मुस्कान आई। उरूज, मैं कह रही हूँ ना, चले जाओ यहाँ से प्लीज। मुझे मजीद मत आजमाएं। वो भीगी पलकों से मुश्किल बोली। और अगर ना जाऊं तो क्या कर लोगी? दिलावर आहिस्ता से मुस्कुराता चैलेंज करता है। तो मैं सब कुछ भुलाए रो दूंगी। वो रोने वाली हो गई और दिलावर उसके माथे पर झुकता एक नरम बोसा देता है। आई लव यू। और आज से मैं फैसला कर चुका हूँ कि अपने बाप की तरह तुम्हारी हिफाजत करूंगा और हर जगह तुम्हारी डाल बनूंगा। आई लव यू रूज, तुम ये जिंदगी में आने वाली सबसे कीमती चीज हो। इसके इजहार पर रूज शर्म के जेर असर मुंह पर प्रे कर गई, जबकि अहमद मुस्कुराते हुए शुक्र करने लगे। मुझे तरस नहीं चाहिए, वो हल्के से बोली। तरस कैसा? तुम क्या लोगी? तुम क्या कोई लोड़ी लंगड़ी हो? अरे भाई, इतनी जायदाद की वारिस बन चुकी हो, तुम्हें बेटी समझने वाला ससुर एक जाना पहचाना वकील है और शौहर तुम्हारा बैंक मैनेजर है। तुम तरस खाने वाली चीज हो। उसके हाथ पर हल्का सा बोसा देता मुस्कुराकर बोला तो सबके होठ पर नाचाते हुए मुस्कान आ गई। उर्रूज ने थोड़ा सा अपना हाथ खींचा, लेकिन दिल में खुशी और सुकून महसूस करते हुए बोली, देख ले, पछताएंगे तो नहीं कि एक लावारिस बिन माँ की बच्ची से शादी कर ली। बच्चे, तुम भूल रही हो कि तुम्हारा बाप जिंदा है। एक बार फैसला कर ले, फिर इसको इस पे कायम रखना मेरा काम है। इसकी टांगे तोड़ दूंगा अगर इसने मेरी बेटी को कभी तंग किया। आहद ने आहिस्ता से इसको तसल्ली दी और उरूज की हंसी छूटी। तो फिर हमेशा के लिए मेरी बीवी बनोगी? दिलावर ने इसके आगे हाथ मुस्कुराते हुए करते हुए आंखों में चमक लिए पूछा, तो उरूज धीरे से असर जज्बात में हिला गई। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत है आप। वो धीरे से बोली तो दिलावर ने इसके माथे पर बोसा दिया। दिलावर बेटा, मौत फैसला हो गया है और इस बारी फैसला मेरा है। मुझे उरूज से बहुत मोहब्बत है और मैं अपना ये रिश्ता जिंदगी भर निभाऊंगा। वो इनको चुप करवा चुका था और फातिमा भी समझ गई कि जहाँ वो पहले कुछ नहीं कर सकी, वो यहाँ भी कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए बेटी की खुशी में
خوشی ہو رہی عقل مندی تھی۔ اب جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ تاکہ اس سال بعد تمہارا دوبارہ ادھر چکر لگواؤں۔ دلاور نے آنکھ دباتے سے چھیڑا۔ کیا مطلب، آپ میرا پھر سے ایکسیڈنٹ چاہتے ہیں؟ عروج نے منہ پھلایا تو وہ نفی میں سر ہلاتا ہے۔ نہیں یار، 1 سال تک ماما پاپا کا پوتا اس دنیا میں لانے کے لیے تمہیں ہاسپٹل آنا پڑے گا نا۔ اس کی بات پہ عروج شرم سے سرخ ہو گئی تو احد، فاطمہ سمیت دلاور کا قہقہہ فضا میں گونجا۔ شاید ان دونوں کی محبت کا ملن اسی صورت لکھا تھا۔ بے شک نصیب ایک جگہ لکھے ہوں تو 7 سمندر پار بھی مل جاتے ہیں۔